We are very happy to welcome you to the Bodoland International Festival, which is for the first time being held by the Bodoland University with the support of the BTR government. We welcome you, sir. We will just have a small felicitation. First, I would like to request the General Secretary, Guru Pavitra Boro, to kindly felicitate sir with an Aronai. Now I request Pankaj Lahari, who is the President of the Producer Association of Bodoland, to kindly felicitate sir with an Aronai. And I would request to felicitate Sri Sanjeev Narjari to kindly come up on stage and felicitate. Okay, now we'll have Leena Usumutari, who will felicitate sir. She's an actress. Now I request Sri Guru Pavitra Boro, General Secretary, Senior Artists Association, to kindly felicitate our EM sir, Sri Arup Kumar Dey, who is the EM of Family and Welfare Department in Victoria government. So now would just have a keynote address by Sri Vivek Oberoi, sir. Yes, kindly share with us our success stories and your insightful, guidance for our society here. We have basically our Boro Cine Artists Association here. Also, we have our producer association and various artists. And we also have students of CIT, the institute. So I welcome you, sir, to come on. Yes, sure. Hi everybody, कैसे हो आप लोग? हिंदी चलेगी ना? आप लोग खड़े क्यों? बैठ जाओ ना आराम से। ये तो खाली पड़ी है, यहाँ बैठ जाओ यार। Come and just sit, let's all sit together आराम से। ऊपर नीचे थोड़ी स्टेज पे थोड़ी बैठ जाओ। Come, sit wherever you're comfortable. If you're comfortable. And the boys here, come on, you should offer the ladies seats here. क्या हो रहा है? तो लोग क्या बोलेंगे? बोडोलैंड के बॉयज जेंटलमैन नहीं है यार। सब लेडीज खड़ी हैं, लड़के खड़ी हैं और बॉयज सब आराम से बैठे हैं टांग पसार के। ये तो गलत है। Alright, so let's keep it as an interactive session here, and let's chat. If you guys have any questions right up top, I'm happy to answer them. If you would like me to speak, I'll speak. जैसे आप लोग speak. You want to ask me some questions? Thank you, sir. हम पहले बोडो सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से आपको ढेर बधाई है, थैंक्स फॉर आने के लिए। और बीटीआर गवर्नमेंट में जो अरेंज किया आज के लिए अपने बोडो आर्टिस्ट के लोगों से आपके साथ जो इंटरेक्शन अभी अरेंज किया है, उसके लिए भी हम बीटीआर गवर्नमेंट को थैंक्स देना चाहता हूँ। बोलने में तो बहुत बात था, लेकिन अभी आपके बारे में सुनना चाहते हैं। आप बचपन से एक्चुअली द जर्नी ऑफ योर लाइफ इन बॉलीवुड एज ए स्टार, सर आपके बारे में बोल लीजिए सर, वही बहुत हमारे लिए इंस्पिरेशन बनेगा सर। सबसे पहले तो प्रमोद दा को थैंक यू कहना चाहूँगा मैं। उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। काफ़ी टाइम से पीछे पड़े थे मेरे कि नहीं आपको आना है, बोडोलैंड आना है। तो मैंने बोला चलो अभी शूटिंग नहीं चल रही है, इस गैप में आ जाता हूँ। फेस्टिवल के नाम से पहुँच गया मैं। और
उन्होंने मुझे खास बोला, अभी भी मैं खाना खा रहा था, लंच कर रहा था, उस फंक्शन वो वाला लंबा चला गया। उन्होंने बोला नहीं, हमारे आर्टिस्ट को मिले बिना आप नहीं जा सकते, आपको जाना है CIT और आपको सब आर्टिस्ट को मिलना है, तो आपकी तरफ से आप उनको बाद में थैंक यू बोल लेना। यहाँ कितने लोग ऑलरेडी प्रोफेशनली सिनेमा में काम कर रहे हैं, हाथ ऊपर कीजिए। वेरी नाइस यार, क्या बात है, फैंटास्टिक। कितने लोग सिनेमा में प्रोफेशनली जाना चाहते हैं लेकिन अभी तक नहीं गए हैं? लगभग सेम ही है, बाकी सब टाइम पास करने के लिए हैं। तो मैं अपनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मुझे जब मैं शायद 11-12 साल का था, तब काफी क्लियर हुआ कि मुझे एक्टर बनना है। तब तक सारा फोकस एजुकेशन में और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, नेशनल लेवल तक कि मैंने स्पोर्ट्स के लिए स्टेट को रिप्रेजेंट किया, यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया। लेकिन जब क्लैरिटी मिली कि मुझे एक्टर बनना है, तो मेरे फादर ने मुझे एक बहुत अच्छी चीज कही थी। उन्होंने कही कि इट इज गुड टू डिजायर बट लर्न टू डिजर्व व्हाट यू डिजायर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं चाहता हूं मुझे एक्टर बनना है, मुझे एक्टर बनना है, लेकिन डू आई डिजर्व व्हाट आई डिजायर? ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। मैंने तैयारी किया क्या? मैंने हर चीज वो की जो मुझे सक्सेस दे सकती है, किया कि नहीं किया? हम चाहते हैं कि मेरी फिल्म हिट हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी जानते हो कि आपने पूरी मेहनत की कि नहीं की, आपने 100% बेस्ट परफॉर्मेंस दिया कि नहीं दिया। यू नो द ट्रूथ, आपकी आत्मा जानती है। तो ही सेज इट इज गुड टू डिजायर। पिताजी ने मुझे कहा कि डिजायर करना अच्छी बात है, होना चाहिए, सपने होने चाहिए, ड्रीम होने चाहिए, एम्बिशन होना चाहिए, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिजर्व व्हाट यू डिजायर। तो सबसे पहले आप अपने आप से वही पूछो, डू आई डिजर्व इट? डू आई डिजर्व समथिंग गुड? कैन आई क्रिएट समथिंग स्पेशल दैट पीपल विल टर्न अराउंड एंड से क्या बात है यार, क्या किया है इसने, कमाल है। आप लोगों ने कंटारा का नाम सुना? उससे पहले आप लोगों ने कोई कन्नड़ा पिक्चर देखी थी? कन्नड़ा पिक्चर KGF, करेक्ट। बट KGF वाज लार्जर देन लाइफ। कंटारा तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरह का बिजनेस करेगी। छोटी बजट की स्मॉल पिक्चर, बट बिजनेस कर गई, ह्यूज सक्सेस स्टोरी। तो इस तरह से यू क्रिएट समथिंग स्पेशल। व्हेन आई वाज 11-12 आई स्टार्टेड कि मुझे करना है, फोकस करना है। सो आई टुक माय जर्नी एंड आई रियलाइज कि जहां पे भी मैं जाता हूं और कहता हूं कि मैं सुरेश ओबरॉय जी का बेटा हूं, वहां पे मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने से क्या प्रॉब्लम होता है, नुकसान, कि अगर आप खराब कर रहे हो तो आपको कोई बोलता नहीं कि आप खराब कर रहे हो, तो आप इंप्रूव कैसे करोगे? तो एक्चुअली लोगों को लगता है कि अरे यार आप तो कनेक्टेड हो, आप तो फैमिली में आपके फादर हैं, इससे आपका फायदा होगा। फायदा नहीं, नुकसान होता है अगर आप उसको यूज करो तो मैं क्या करने लगा, फारा खान जी का नाम सुना है आप लोगों ने? तो वो कोरियोग्राफर होती थी पहले, डायरेक्टर होने से पहले। तो मैं एक्चुअली फारा के यहाँ गया और मैंने झूठ बोला कि मैं गरीब घर का बच्चा हूँ, मुझे नौकरी चाहिए, मैं आपके यहाँ काम करूंगा, मुझे डांस वांस आप सिखाओ, मैं जितने डांसर लोगों का है स्टेप याद करूंगा, मुझे बस थोड़ा महीने का आप इतना पैसा दे देना, उतना पैसा क्यों मैंने ऐसे बोला? क्योंकि जब वो पैसे दे रहे हैं मुझे, तो मुझे और ज्यादा मेहनत करवा रहे हैं, मुझे और पॉलिश करा रहे हैं, मुझे और चमका रहे हैं कि मेरा टैलेंट अच्छा हो, क्योंकि दे आर पेइंग फॉर इट, नॉट रिवर्स। मैं जाके बेस्ट टैलेंटेड टीचर को पैसा दे दूं तो बोलेगा हाँ बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, भले मैंने किया कि नहीं किया। तो इस तरह से मुझे अपने ईगो को पूरा मारना पड़ा। मैं गाड़ी कहीं और पार्क करता था, उतर के चल के जाता था, क्योंकि मतलब आई हैड सेड कि मैं तो बहुत गरीब घर का बच्चा हूं। फिर वहां पे आके मुझे सुबह सुबह बुला लेते थे, पहले जाओ रूम साफ करो पूरा, जहां पे डांस का रिहर्सल हो रहा है, हॉल। मैंने खुद झाड़ू लगाया है। बाकी सब डांसर्स आज भी याद करते हैं, मैं स्टार बन गया उसके बाद मेरे पीछे डांस कर रहे थे, लेकिन उनको आज भी याद है कि मैं तब जाके उनके लिए चाय लेके जाता था पिलाने के लिए, क्योंकि तब वो मेरे सीनियर थे। तो ईगो जहां आएगा वहां आर्ट चला जाएगा। आर्ट और ईगो एक साथ नहीं रह सकते। जहां आपका ईगो गया वहां सरस्वती छोड़ के चले जाएगी। आपको अहंकार नहीं आप रख सकते हो। सीखना है
तो जहां बोलो, जैसे बोलो, बैठना है, सुनना है, सीखना है। चाहे वो 5 साल का बच्चा सिखा रहा हो या 50 साल का कोई एक्सपीरियंस बंदा सिखा रहा हो, आपको पूरी तरह से ओपन माइंड से लोगों से रिसीव करना, हर से कुछ सीख सकते हैं। फिर वहां से मैंने अपनी मेहनत शुरू की, थिएट्रिकल प्लेस में काम करना शुरू किया, खूब मेहनत की, एक भी मिनट के लिए फ्री नहीं रहता था। जहां मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी है, जैसे मैं प्लेस करने गया तो किसी ने कहा यार आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप रेडियो के प्लेस करोगे? तो मैंने बोला हाँ, रेडियो प्ले भी करेंगे। तो रेडियो प्ले करना सीख गया मैं, रेडियो प्ले करना सीखा। तो फिर वहां से मुझे किसी ने देखा और बोला ऐड करोगे, ऐड जिंगल करोगे, रेडियो के जिंगल। तो मैं जिंगल करने लग गया। फिर उसमें कुछ ये नहीं कि मैं तो ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, जो आया वो करने लगा मैं। फिर मुझे बोला किसी ने लाइव शोज करोगे, मैं लाइव शोज कर लूंगा, होस्टिंग करोगे, होस्टिंग कर लूंगा। फिर मुझे किसी ने बोला कि अभी अभी ये इंडिया में इंटरनेशनल कंटेंट आ रहा है हिंदी डब होने के लिए, पिक्चरें आ रही हैं, शोज आ रहे हैं, जुरासिक पार्क से लेके द रॉक से लेके सारी पूरी पिक्चरें हिंदी में आ रही हैं। वो सारी पिक्चरें हिंदी में मैं डब करने लग गया, अलग अलग रोल जाके करने लग गया। मैं जो बोलते थे मैं करता था, because I was always learning. I was always close to cinema. I was always close to something I love. मुझे कोई बोलता था कि 2 महीने छुट्टी चल रही है, आ जाओ मेरे यहाँ एज अ कैमरामैन असिस्ट करो, तो मैं कैमरा डिपार्टमेंट में असिस्ट कर लेता था, कोरियोग्राफी डिपार्टमेंट में असिस्ट कर लेता था, डायरेक्शन डिपार्टमेंट में असिस्ट कर लेता था। और किसी को ये नहीं बताया कि मैं किसका बेटा हूँ, क्योंकि वो मैं समझ गया कि जैसे वो बताऊंगा तो मुझे डिफरेंटली ट्रीट करेगा। अरे सुरेश जी का बेटा है यार, इसको ऐसे मत बोलो। मैं चाहता था कि मेरे को डांटे, गाली दे। वो गाली ने मेरे को बहुत सिखाया, उस गाली से मैंने बहुत सीखा। दूसरा, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। एक बहुत महान व्यक्ति ने कहा कि देयर आर नो स्मॉल पार्ट्स, यानी कि रोल कभी छोटे नहीं होते, एक्टर बड़े या छोटे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कभी कभी आपका 2 मिनट का रोल हो, लेकिन आप ऐसा शाइन कर जाते हो, इस इंसान देख के होता है यार क्या टैलेंट है इस बच्चे में यार, और वहां से आप टेक ऑफ कर लेते हो। भले ही आप सेकंड लीड थे, थर्ड लीड थे, फोर्थ लीड थे, आप शाइन करके आगे निकल गए। आप लोगों ने एक शो देखा स्कैम 1992? उसमें जो बच्चा है प्रतीक, जो एक्टर है, इतना अच्छा फैंटास्टिक एक्टर है, वो तो 4th लीड 5th लीड प्ले कर रहा था हिंदी पिक्चर में। एक मौका मिला, उसने शाइन किया, ही हिट स्टार्टअप, उसका परफॉर्मेंस इतना ऑनेस्ट था और अच्छा था। तो देयर आर नो स्मॉल पार्ट्स। मैं जब कॉलेज में थिएटर करने गया, ऑलरेडी थिएटर में काफी सीखा था, मंझा हुआ था, लेकिन जो होता है जब आप नए जगह में एंटर करने की कोशिश करते हो तो एक टीम होती है, लोग सेट होते हैं, तो आपको इतनी आसानी से अंदर नहीं आने देते हैं, वो अपना दबदबा बना के रखते हैं। तो मैं बार बार मेन पार्ट के ऑडिशन करता था, जो मेन रोल है उसके लिए ऑडिशन करता था, बार बार जाके, गिव अप नहीं करता था। उनको लगता था ये नया लड़का है 11वीं में, सब फाइनल ईयर वाले 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के सामने ये क्या कर लेगा। तो मुझे ना ऑडिशन भी नहीं करने देते थे, मुझे एक हल्का फुल्का रोल दे देते थे। मुझे एक याद है, एक बार मुझे रोल मिला, सिर्फ भाला होता है ना, भाला डंडा, ऐसे डंडा पकड़ के खड़े रहने का रोल, और सामने रिहर्सल चल रही है, और जिसको मेन पार्ट दिया है वो तो अपने लाइन भी याद नहीं कर रहा है ठीक से, और मेरा मन ऐसा चल रहा है, इतना गुस्सा पीछे से देख रहा हूं मैं, इतना बुरा खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, वो लग रहा है भाला लेके उसको मारूं मैं, लेकिन खड़े रहना पड़ा। अब खड़े मैं बोर हो गया, तो मैं ऐसे भाले पे लटक गया, ऐसे लटक गया। सडनली ऐसे कॉर्नर ऑफ माय आई में एक जूता देखा उड़ते हुए मेरे फेस पे, उड़ता हुआ जूता वहां से, ऐसा डक मार के इधर देखा तो पीछे जूता लगा दीवार पे। मुझे आया गुस्सा कि किसने मेरे मुंह पे जूता मारा है, किसने फेंका ये? देखा डायरेक्टर सर ने फेंका। मैं समझ नहीं आया, मेरे पास 2 चॉइस थे कि या तो मैं ईगो में आ जाऊं, चला जूता फेंकता किस पे, पता है मैं किसका बेटा हूं, और सीधा वॉकआउट कर जाऊं, या विनम्रता में रहूं। तो मैं विनम्रता चूज किया। मैंने बोला नहीं, कुछ तो मैंने गड़बड़ किया है। तो मैंने जाके पूछा, मैंने बोला सर क्या है बताओ मुझे। सामने वाला ना एक्टिंग कर रहा है ना कुछ कर रहा है, आपने मेरे को डंडा खड़ा करके दे दिया ऐसे कि इधर खड़े रहो डंडा पकड़ के।
फिर आप जूता फेंक रहे हो मेरे पे, क्या मतलब है? तो उन्होंने मुझे क्या पता है बोला कि तुझे इतना छोटा सा रोल दिया, क्या काम करना था? सिर्फ डंडा पकड़ के करना था, तूने वो भी ठीक से नहीं किया। बट कहीं ना कहीं उसकी बात तो सही थी। उस दिन के बाद मैंने इतना कमिटमेंट दिखाया, मतलब कोई रोल, जो रोल बोलो मैं करूंगा, बट इतना कमिटमेंट दिखाया है कि 1 साल के अंदर अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर ही अंदर जो फाइनल ईयर के रोल्स होते थे वो सब रोल मुझे मिलने लगे मेन लीड के। आप जानते हो आप में टैलेंट है, आप जानते हो आप अच्छे हो, लेकिन सामने वालों को भी वो जानना जरूरी है। सो यू हैव टू लर्न टू ग्रो लाइक। एंड फाइनल चीज ये आपको बोलूंगा मैं कि डोंट गिव अप। गिव अप नहीं करना है, मायूस नहीं होना है। जो मैंने सीखा लाइफ में, ये सीखा कि मैं विदेश से, न्यूयॉर्क से स्कॉलरशिप पे पढ़ के आया, NYU जाके वहां पे मास्टर्स करके आया, और जैसे ही यहाँ पहुंचा तो मेरे पिताजी ने, अब्बास मुस्ताक साहब हैं जो बहुत फेमस डायरेक्टर्स थे उस टाइम के, उन्होंने मेरे साइन किया एक फिल्म, मेरे लिए कहानी लिखने लग गए, और पिताजी मेरे प्रोड्यूस कर रहे थे। अब मैंने 15 साल की उम्र से फादर से कभी पैसे नहीं लिए, आशीर्वाद रोज लिया, पैसे नहीं लिए, 15 ईयर्स की एज से। तो अब मुझे आ रही थी क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, तो रात को नींद नहीं आ रही थी कि यार इतना महंगी पिक्चर बन रही है, पूरे फाइनेंस मेरे फादर लगा रहे हैं, कल को पिक्चर को कुछ ऊपर नीचे हो गया तो मेरे को नींद नहीं आए, क्योंकि 15 से लेके 23-24 की एज तक मैंने तो कभी फादर से पैसे ही नहीं लिए, और अब पूरा मेरे करियर के लिए वो ही लगा रहे हैं पैसा। तो मुझे याद है आज भी वो दिन में पिताजी के पास गया, सुबह सुबह उठ के पैर छुआ, पेरिपेना किया, हम पंजाबियों में पैर छू के पेरिपेना बोलते हैं। मैंने कहा कि मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा। तो उनको लगा शॉक, क्या हो गया? बोला नहीं, आप पैसे लगाओगे तो मैं ये फिल्म नहीं कर पाऊंगा। अरे क्या बात कर रहा है, मैंने इतनी मेहनत की है, तेरे लिए प्लेटफॉर्म बनाया। मैं बोला नहीं, या तो मुझे ये अपने मेरिट पे मिले, टैलेंट पे मिले, या मैं नहीं करूंगा, फिर मैं स्ट्रगल करूंगा अपने आप। तो बोलते तू पागल हो गया है, कौन करता है ऐसे, तेरे पास सब कुछ है और तू स्ट्रगल करने के लिए बात कर रहा है। बोला हाँ, क्योंकि अगर सक्सेस होगी तो भी मेरी होगी, फेलियर होगी तो भी मेरी होगी। कोई ये नहीं बोलेगा कि अरे इसके बाप ने बना के दिया इसको, राइट? मैं गया डायरेक्टर साहब के पास में, अब्बास मुस्ताक साहब के पास में गया, मैंने कहा कि सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। क्या बात करूं, हम तो लिखना शुरू कर दिए। मैं सर देखो, अगर आप लोग बिना पापा के पैसे से प्रोड्यूस करते हो तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने भी कहा नहीं, और मैं स्टार से वापस स्ट्रगलर बना। जहां मैं लॉन्च होता था वहां से अपनी चॉइस से चूज करके, कोई किस्मत विस्मत नहीं, सोच समझ के मैं स्ट्रगलर बना। पिताजी का नाम छोड़ के सुबह से लेकर रात तक ऑफिस में जाता था, 12-12 घंटा, 8-8 घंटा एक एक ऑफिस में बिठा देते थे। तभी तो इतना हम लोगों के पास मोबाइल भी नहीं था खेलने के लिए, जिससे टाइम पास हो जाता है। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मैं 21 साल पहले की। स्ट्रगल करते 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 इंडिया में एक चीज बहुत कॉमन है, एक चीज आपको इंडिया में बहुत मिलेगी, वो भी बिल्कुल फ्री, वो है एडवाइस। तुझे ना, तुझे एक्टर नहीं बनना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तू ना वो उधर जा और वो वाला करियर ट्राई कर। मतलब सबका अपना फंडा है। तो मैं गया, इंडस्ट्री में एक चीज है, सक्सेस और फेलियर दोनों एकदम ही पर्सनल है। अगर आप सक्सेस करते हो तो लोग बोलते हैं विवेक आई लव यू, अगर आप फेल होते हो तो बोलते हैं विवेक ओबरॉय की पिक्चर फेल हो गई। दोनों बहुत पर्सनल है। तो जितना आप प्यार लेने की कैपेसिटी रखते हो, उतना ही आपको गाली खाने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए। गाली और ताली दोनों है इसमें, पॉलिटिक्स की तरह ही यही है। क्यों भाई, करेक्ट है ना? गाली ताली दोनों है। नेता और अभिनेता में यही प्रॉब्लम है। तो जब मैंने स्ट्रगल शुरू किया, बहुत डिफिकल्ट फेज से गया। रोज एक ऐसी फीलिंग आती थी कि आज लास्ट डे है, आज के बाद मैं गिव अप करके चला जाऊंगा, क्योंकि रोज कोई ना कोई ऐसे ही चलता था। तो मैंने एक सिस्टम शुरू किया,
जिसने मेरे को इंसल्ट किया, ह्यूमिलिएट किया, अरे तुम एक्टर करो, हटो यहाँ से, निकलो वहां, उन सबका मैंने एक डायरी में नाम लिखता था। इसने आज मुझे डेट, नेम, टाइम सब बराबर से लिखता था याद करने के लिए, और अपने आप को बोलता था ना, लिस्ट बढ़ती गई, लिस्ट काफी लंबी हो गई, 3-4 पेजेस की लिस्ट हो गई वो, क्योंकि रोज गाली खाते थे हम। बट अपने आप को इंस्पायर करता था मैं कि एक दिन स्टार बनूंगा ना, ये सब आएंगे मेरे पीछे, यही जो आज मुझे ये बोल रहा है ये मेरे पीछे आएगा, बोलेगा सर मेरे पिक्चर में काम करो, और ऐसा हुआ। Within this, don't give up, but also look for opportunity. Don't give up करके मैं तो बहुत अच्छा एक्टर हूँ, मैं तो रोज अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं तो घर में बैठूंगा, अपने आप काम आएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरी इससे पहचान है, मेरी उससे पहचान है, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी जहां दिख रही है कूदना पड़ेगा। अगर आप समुंदर में नहीं कूदोगे तो तैरोगे, तैरना सीखोगे नहीं। आप बोलते रहोगे मैं पहले सीख लूं उसके बाद पानी में उतरूंगा, अरे ऐसा नहीं होता है। पानी में उतरेंगे तो ही आप तैरना सीखोगे। तो मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी आई जिस दिन मुझे पता चला राम गोपाल वर्मा एक फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं। फिल्म का नाम था कंपनी, एक गैंगस्टर का रोल है। और मैं ऐसे जैसे अभी तैयार हूँ वैसे तैयार हूँ कि अच्छा शेव वेव करके चिकना होके चला गया उनके पास में, और मेरे पूरे सर्टिफिकेट्स, इतना बड़ा बंडल, नेशनल लेवल के इतने सारे सर्टिफिकेट्स, गोल्ड मेडलिस्ट था मैं, इंडियन नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था, इतने सारे कॉम्पिटिशन्स के, न्यूयॉर्क के सारे सर्टिफिकेट्स, इतना बंच, अपने फोटोज सब लेके चला गया उनके पास। 3.5 मिनट की मीटिंग हुई, उन्होंने फोटो देखा हाँ है, तुम्हें टैलेंट है, लेकिन क्या तुम मेरे वो कैरेक्टर में बैठोगे नहीं? तुम्हारा फेस ना एकदम वो पॉलिश चॉकलेटी, ऐसे लग रहा है कि तुम कहीं मतलब बाहर से पढ़ के आए, वैसे लग रहा है। मुझे चाहिए एकदम रफ लड़का, ग्रासरूट्स का एकदम गैंगस्टर लड़का चाहिए, तो तुम नहीं कर पाओगे। और मैं 3.5 मिनट में से जो 30 सेकंड लास्ट के थे, मैंने उसमें उनको बोल दिया कि सर मुझे एक मौका देना, मैं तैयारी करके आऊंगा, आई विल प्रिपेयर एंड कम। हाँ ऐसे करके उन्होंने भगा दिया मुझे। उतने से हाँ में मैंने अपने आप को निराश नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा कि यार ये तो होने नहीं वाला है, अभी छोड़, कौन मेहनत करेगा। मैं चला गया एक स्लम में, झोपड़पट्टी समझते हो आप लोग? तो मुंबई की झोपड़पट्टी में मैं चला गया, वहां बैठकर ऑब्जर्व करने लगा लोगों को। 2 दिन ऑब्जर्व करने के बाद में मैंने वहां पे एक खोली रेंट पे ली। खोली समझते हो? खोली मतलब एक छोटा सा झोपड़ा रेंट पे ली। फिर 2 हफ्ता से 3 हफ्ता उस झोपड़े में रहा। पहली बार समझ में आया मुझे लाइफ में, मेरी लाइफ में, कि सुलभ शौचालय क्या होता है। पब्लिक टॉयलेट में जब 1 नंबर 2 नंबर दोनों जाना पड़ता है तो क्या बीतती है लोगों पे, वो पहली बार समझ में आया। 1 रुपए का कॉइन कितना जरूरी होता है। और वो लोग वहां पे खाना कैसे खाते हैं, बीड़ी कैसे फूकते हैं, बात कैसे करते हैं, समोसा कैसे खाते हैं, चाय कैसे पकड़ते हैं, ग्लास कैसे पकड़ के पीते हैं, सोते कैसे हैं, ये सारी चीजों को मैंने वहां पे 2 से 3 हफ्ते एकदम पी गया, अपने आप को एकदम उस कैरेक्टर में डाल दिया, चंदू नागरे। और जिस दिन मुझे फीलिंग आई कि अब मैं तैयार हूं, मैंने उस दिन से लगातार मैसेज डालना शुरू किया, सर मैं कब आ सकता हूं, सर मैं कब आ सकता हूं। रोज सुबह उठता था, सर मैं कब आ सकता हूं, रोज शाम को सोने से पहले, सर मैं कब आ सकता हूं। फाइनली परेशान हो गया, उन्होंने बोल दिया भाई आजा, कल आता है। पीछे छुड़ाने के लिए मैं चला गया। बट मैंने क्या किया, मैंने बोला मुझे ऑडिशन शायद मिले ना मिले, मैंने वो चांस नहीं लिया। मैं तैयार होके गया एज द कैरेक्टर। कपड़े भी वैसे पहने, चप्पल, फटी हुई पैंट, फटी हुई गंजी, गंदे से शर्ट, बाल बिखरे हुए, फेस के ऊपर सब गंदा गंदा सा मिट्टी लगा के, फ्लावर पॉट में से मिट्टी निकाल के लगा के गया फेस के ऊपर। और हाथ में सारे फोटो जो मैंने शूट किए बस्ती में। किसको बुला के? एक दोस्त को बुला के, देख भाई तू भी स्ट्रगलर है, फोटोग्राफर है, मैं भी स्ट्रगलर हूँ, एक्टर हूँ, मैं निकल गया तो मेरा प्रॉमिस है मेरा पहला कवर तू शूट करेगा। तो बोला ठीक है भाई, खर्चे का खर्चा दे देना, बाकी मेहनत का पैसा 0।
चाय पिला दूंगा। मैंने कहा आजा। तो उसने सब शूट किए थे, तो पूरा ऐसे पूरा बंडल फोटोज का, मुंह में बीड़ी, और पहले तो वॉचमैन रोक रहा था मेरे को। वॉचमैन रोकने लगा तो मैं अंदर मन ही मन कर रहा हूँ, यस कैरेक्टर में हूं मैं, ये तो पहचान ले रहा है। फिर रामगोपाल वर्मा के दरवाजे के बाहर खड़े रह के ऊपर वाले को याद किया, फिर एक आवाज आ रही थी मुझे, धक 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 धक, याद किया कि मेरा दिल है, धक 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 धक, इतना नर्वस था मैं। ऊपर वाले को याद किया, फिर उसके बाद एटीट्यूड में उतर गया, फिर कैरेक्टर। दरवाजे को लात मारा, ऐसे एंटर किया पूरा स्वैग के साथ, ऐसे एंटर किया, पीढ़ी घुसते हुए, सामने कुर्सी थी, कुर्सी खींचा, बैठा, ऐसे देख रहा हूं मैं उनको। थोड़ी और डेयरिंग आई, पैर भी ऊपर टेबल पे रख के, उनके ऊपर ऐसे पैर ऊपर टेबल पे रख के ऐसे फूकते फूकते मुझे स्टेयर कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया, क्योंकि वो थोड़ी ऑडिशन के लिए तैयार थे, वो तो किसी को मिलने वाले थे। ये कौन आ गया? कोई रियल गैंगस्टर तो नहीं आ गया वसूली करने के लिए? ऐसे टाइम में बीड़ी फूकते फूकते मैंने उनको देखा, हाथ में फोटोज थे, थोड़ा थोपड़ा क्या दिखता है, फोटो देख फोटो। वो फोटो देख रहे हैं, फिर मुझे देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, फिर मुझे देख रहे हैं। उठे, बोले कि तुम वही हो ना जो एक महीने पहले आए थे मेरे पास में? मैंने बोला था बहुत चॉकलेटी है। हाँ सर। कि तुम मेरी फिल्म कर रहे हो, मैंने तुमको आज साइन किया। तो मैंने बोला पक्का सर? हाँ पक्का। बोला सर मतलब मन नहीं बदलोगे ना, चेंज नहीं करोगे, पक्का ना? नहीं भाई पक्का क्यों पूछ रहे? नहीं तो फिर मैं अपने फादर को बुलाऊंगा। कौन है तुम्हारे फादर? मैंने बोला सुरेश। अरे तुम सुरेश जी के बेटे हो, तुम्हें बताया नहीं? तो सर मैं मेरिट पे चाह रहा था आने के लिए। Then he got up and he shook my hand. He said, "Proud of you, man. खुद की मेरिट पे तुम।" उस दिन रामगोपाल वर्मा जी जो मेरे मेंटोर थे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया, मेरे ही घर पे ले गए। पिताजी उधर, संडे का दिन था शायद, हाफ पैंट पहन के आराम से पौधों में पानी डाल रहे थे माली की तरह। तो वहां पे एंजॉय कर रहे थे। फादर का ग्रीन था, उनको गार्डनिंग बहुत पसंद है। तो सडनली देखे रामगोपाल वर्मा जी अंदर आ गए, और पीछे मेरा बेटा आ गया एकदम ऐसे अजीब से कपड़े पहन के। वो भी कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि ये हुआ, और आपके बेटे को मैंने साइन कर लिया एज हीरो इन माय फिल्म इन कंपनी, और मैं इनको ब्रेक दे रहा हूँ सर। उस टाइम पे जो मेरे पिताजी की आंखों में मैंने गर्व के आंसू देखे ना, वो जो गर्व के आंसू पे इमोशन, भगवान ने मुझे करीबन 48 अवार्ड दिए हैं अब तक, आईफा, फिल्म। और वो क्षण के अंदर जो पिताजी की आंखों में गर्व के आंसू थे ना, कि इसने खुद अपना किया है, अपना भाग्य खुद लिखा है, अपनी मेहनत से, अपनी मेरिट से इसने ये अचीव किया है, वो जो गर्व के आंसू है ना, वो सबसे बड़ा अवार्ड है लाइफ में। वो अगर आप अचीव कर सकते, मदद सबसे लो, लेकिन भाग्य अपना खुद लिखो, कोई आपसे छीन नहीं सकता। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।